हेलो गाइस, दिस इज़ शुभम हियर एंड आप है मैप टू ग्राउंड में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पे। इसे चैप्टर वाइज मैंने डिवाइड किया है। चैप्टर 1 है स्टेट ऑफ द इकॉनमी, ग्रोथ एंड आउटलुक, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो मल्टीपल शॉक से गुजर रहा है। इसके कारण जो ग्रोथ है एडवांस इकॉनमी का वो स्लो हो चुका है। इसके कुछ रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट। दूसरा है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक वॉर इन रशिया यूक्रेन, वॉर बिटवीन गाजा एंड एक्सेट्रा यू कैन सी। एंड थर्ड वन इज सप्लाई चेन डिसरप्शन। अनदर वन इज़ इंडियाज़ ग्रोथ परफॉर्मेंस। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया इस दौरान फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है। इसका ग्रोथ डोमेस्टिकली ड्राइवन है। हमारा इंडिया इतना ऐसा क्यों ग्रो कर रहा है, उसका कारण मेनली 3 है। पहला है प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरा है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर और तीसरा है सर्विस एक्सपोर्ट, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रोल सर्विस एक्सपोर्ट्स का माना जाता है। हमारा तीसरा है मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक। इसके अंदर पोटेंशियल ग्रोथ डिपेंड्स करता है बेसिक 4 चीज़ों पे। पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है प्रोडक्टिविटी, तीसरा डेमोग्राफिक्स और चौथा टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली मैक्रो स्टेबिलिटी और रिफॉर्म को पे फोकस करता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इन्फ्लेशन एंड प्राइस स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब मार्केट में मनी पैसा ज़्यादा हो जाता है सप्लाई से या डिमांड से, तो उसे हम इन्फ्लेशन मान जाते हैं। इन्फ्लेशन अर्लियर पीक पे था और नाउ मॉडरेटिंग है। फूड इन्फ्लेशन भी रिमेन वॉलेटाइल। हेडलाइंस एंड वर्सेस कोर इन्फ्लेमेशन। हेडलाइन इन्फ्लेमेशन इंक्लूड्स फूड एंड फ्यूल्स and core information includes food and demand pressure easing. Now we talks about RBI's inflation management. This is related about repo rate hikes, liquidity management and forward guidelines. This is also given in the NCERT books of economics of class 11 and 12th. So you can also read from that for your basics. Now, what are the conclusions? The conclusion is inflation control requires both monetary and supply side measures. Now, move to third chapter, monetary policy and financial sector. What is monetary policy framework? It is about inflation targeting regime about 4% to plus or minus 2% means more or less 2%. RBI balances growth and inflation. RBI का रोल क्या होता है? इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस करना। बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें, बैंकिंग सेक्टर का हेल्थ, तो NPS जो है वो लोएस्ट लेवल पे है ईयर्स का। कैपिटल एडुकेंसी स्ट्रांग है और क्रेडिट ग्रोथ इम्प्रूव कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमिक एक्सपेंशन को भी। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो ये स्टेबल इक्विटी मार्केट है और इम्प्रूव्ड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है। मतलब कि जो इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस को ये बिल्ड कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट में। और मार्केट अभी इक्विटी के साथ चल रहा है। फोर्थ इज फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस. What is fiscal consolidation? Fiscal consolidation related to gradual reduction in fiscal deficit and focus on quality of expenditure. What is fiscal deficit? Fiscal deficit refers to the budget deficit, means the unbalanced
amount of money in all over the budget. And about focus on quality of expenditure, we can easily read it. Next is revenue trend. It improved tax buoyancy and GST collection stable. Third one is capital expenditure push. Infrastructure spending prioritize crowding in private investment. Capex revenue. Capex X is more than revenue expenditure. Guys, please subscribe our channel for more videos like this, and like and share this video to your friends. Now, the chapter 5 is agriculture and food management. What is about agriculture growth? There is about a stable food grains production and diversification into horticulture, livestock, fisheries. What are the challenges? The most important topics. These are climatic change, monsoon variability and input costs. हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर पहले बेसिकली मॉनसून्स और क्लाइमेट पे डिपेंड होता था, और अभी भी बहुत हद तक क्लाइमेट पे ही डिपेंड है. इसके कारण क्लाइमेटिक चेंज बहुत बड़ा एक चैलेंज बनता है. सेकेंड वन इज़ मानसून वेरिएबिलिटी. मानसून हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ टाइम लेट आता है मानसून, इसके वजह से फार्मिंग भी इफ़ेक्ट होता है. तो ये कारण दूसरा चैलेंज है हमारे लिए. और तीसरा है इनपुट कॉस्ट. जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि स्मॉल फार्मर्स के लिए इनपुट कॉस्ट एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है. नाउ थर्ड वन इज़ पॉलिसी फोकस. इट इज़ अबाउट नेचुरल फार्मिंग, डिजिटल एग्रीकल्चर and farmer producer organization, FPO. What is digital agriculture? It includes the use of satellites, infrareds, use of these types of technology in agriculture is called digital agriculture. Now next chapter is chapter 6, industry and manufacturing. Industrial growth trend, manufacturing recovery uneven, MSMEs face cost pressure. Second is production linked initiatives, PLI, boost domestic manufacturing, reduce import dependence, support आत्मनिर्भर भारत. ये इम्प्रूव करता है हमारे सेल्फ डिपेंडेंसी को, इंडिया की सेल्फ डिपेंडेंसी को. नाउ नेक्स्ट इज ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस. It tells regulatory simplifications and logistics improvement. The next chapter is chapter 7, service sector. Services as growth engine. Largest contributor to GDP, strong export performance. Second is key subsector. Key sector क्या है? तो पहला है IT and ITES, दूसरा फाइनेंस और तीसरा टूरिज्म एंड चौथा ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स. इसमें मेरे हिसाब से टूरिज़्म हर तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो या रियल लाइफ से. टूरिज़्म हमेशा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए. नाउ सर्विस टूरिज्म ट्रेड डेफिसिट. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सेक्टर चैप्टर 8, ट्रेड परफॉर्मेंस, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अंडर प्रेशर एंड सर्विस एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग. मीन्स जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है हमारा वो प्रेशर में है अभी, यानी कि अभी वो सफ़र कर रहा है. दूसरा चीज़ सर्विस एक्सपोर्ट, वो अभी हमारा स्ट्रॉन्ग है. सर्विस एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है जो हमारी IT सेक्टर्स के सर्विस है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं. सेकेंड इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल. यानी कि अभी जो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो डेफिसिट में चल रहा है, लेकिन वो मैनेजेबल है. तीसरा है हमारा फॉरेक्स रिज़र्व. फॉरेक्स रिज़र्व क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मनी, यानी कि US डॉलर.
इसका रिज़र्व हमारे इंडिया में वो कितना है, ये बताता है फॉरेक्स रिज़र्व। तो क्या बता रहा है, एडवोकेट टू कवर इम्पोर्ट प्रोवाइड्स मैक्रो स्टेबिलिटी, मतलब कि जो हम इंपोर्ट्स करते हैं या इंपोर्ट्स करेंगे उनके लिए इतना रिज़र्व काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन फार्म जॉब्स। अभी का जो हम लोग देखते हैं कि किस तरह के लोग एम्प्लॉयमेंट करना पसंद करते हैं, तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो खेती करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग नॉन फार्मिंग काम करना पसंद करते हैं। इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है। दूसरा चीज़ है फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज़, यानी कि फॉर्मल जॉब्स, फॉर्मल वर्क्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ज़्यादा डिमांड में है। क्यों है? कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसे ऐसा वर्क मिले जो कभी भी उस पर फायर किया जा सके, बल्कि वो ये चाहेगा कि वो जिस पोजीशन पर है वो फिक्स रहे लंबे टाइम तक के लिए। नेक्स्ट इज़ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। महिलाओं ज़्यादातर उनका पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और ड्राइवन बाय एजुकेशन एंड सर्विस सेक्टर, मींस एजुकेशन और सर्विस सेक्टर में इनका पार्टिसिपेशन और ज़्यादा देखने को मिलता है। व्हाट आर अबाउट स्किल डेवलपमेंट? इट्स फोकस ऑन स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अप स्किलिंग। नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर 10 सोशल सेक्टर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज़ हेल्थ। इट टेल्स अबाउट कि पब्लिक हेल्थ जो है वो स्पेंडिंग वो इंक्रीज़ हो रहा है, और प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस है। एजुकेशन के बारे में क्या है, तो फाउंडेशनल लिटरेसी पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, और डिजिटल एजुकेशन एक्सपेंशन हुआ है इसका। तीसरा है सोशल प्रोटेक्शन, टारगेटेड वेलफेयर एंड डीबीटी रिड्यूसिंग लीकेज, मीन्स इट इज़ रिलेटेड अबाउट साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 11 सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट। इट इज़ अबाउट क्लाइमेट risks, agriculture and infrastructure vulnerable, green. Next is green transition. It is related about renewable energy push, green finance and circular economy. Growth must be sustainable. Now, what is mean by sustainable? Sustainable refers to the development in with the view of future demands and the needs of environment and protection of environment. Now, chapter 12 is overall conclusion and way forward. This video is going to be long since it is about economic survey of India, जो कि एक साल पे एक बार आता है, तो जाहिर सी बात है कि ये वीडियो लंबा जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये लंबा ही नहीं बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, हमारे जीतने के लिए, सक्सेस के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 12 कहता है ओवरऑल कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड पे। इसका की मैसेज है इंडिया ग्रोथ स्टोरी इन रेजिलेंस, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, नीड्स विजिलेंस, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इज ग्रोथ कैटलिस्ट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मस्ट कंटिन्यू। वे फॉरवर्ड क्या है, तो बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेंथन ह्यूमन कैपिटल एंड मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी तक हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पे। अब आते हैं, बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन पे, यानी कि हर एक टॉपिक को स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन करने पे। तो पहला चैप्टर है हमारा ह्यूमन कैपिटल इंक्लूजन एंड फ्यूचर रेडीनेस। इसका कोर आइडिया क्या है, तो इंडिया लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड्स ऑन हेल्थ, एजुकेटेड, स्किल्ड एंड इंक्लूसिव ह्यूमन कैपिटल, नॉट जस्ट जीडीपी नंबर्स। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इंडिया का ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, वो डिपेंड जीडीपी पे नहीं करता है ज़्यादा,
बल्कि यह डिपेंड करता है हमारे ह्यूमन कैपिटल पे। वो भी कैसे? हेल्दी, एजुकेटेड, स्किल्ड एंड इंक्लूसिव। नाउ फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन एंड हेल्थ, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन किसी व्यक्ति की बुनियाद होती है, नींव होती है। तो स्कूल इनरोलमेंट, लर्निंग आउटकम स्टिल वीक, ये सारे डाटाज हैं। डिजिटल एजुकेशंस में दीक्षा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इन सब का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। अगर बात करें हेल्थ में, तो गवर्नमेंट हेल्थ काफ़ी जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। इसका फोकस होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे, न्यूट्रिशन पे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे। इसके अकॉर्डिंग कुछ योजनाएं भी चली है, आयुष्मान भारत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ कार्ड्स निकले हैं, आयुष्मान कार्ड्स। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हेल्दी प्लस एजुकेटेड वर्कर्स मिलकर क्या बनते हैं? हायर प्रोडक्टिविटी प्लस डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी कि एक अनपढ़ और बीमार व्यक्ति जितना काम करेगा उससे डेफिनेटली ज़्यादा आदमी वो काम करेगा जो हेल्दी भी हो और पढ़ा लिखा भी हो। तो ये हायर प्रोडक्टिविटी और डेमोग्राफिक डिविडेंड पे वर्क करेगा। सेकंड थिंग इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट राइजिंग, EPFO, ESIC डाटा, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। जैसे कि हम लोग पहले ही बात किए कि अब एग्रीकल्चर से ज़्यादा इंडस्ट्री और सर्विसेज पे काम हो रही है और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रही है। यूथ एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अ कंसर्न। स्किल इंडिया मिशन, प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन स्किल मिसमैच। सॉल्यूशन, इंडस्ट्री अलाइंग स्किलिंग, apprenticeship on the job training. Key constant noted, skill produced is not equals to skill demanded by labor market। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्किल जितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया, उतना इंडिया के जो इंडस्ट्रीज है वो डिमांड नहीं कर रहा है। इस वजह से उनका यूज़ नहीं हो पा रहा है और वो अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं। नाउ बात करते हैं तीसरा, इंक्लूजन, सोशल एंड फाइनेंशियल। सोशल इंक्लूजन relates to focus on women, SC/STs, minorities. Women labor force participation is also improving, but it is still very low. Now, second is financial inclusion like Jan Dhan, Aadhaar, mobile, etc. Direct benefit transferred means जो सरकार पैसा देगी वो सीधा बैंक के अकाउंट में आ जाएगा किसी व्यक्ति के। अगर वो 500 दे रही है तो 500 ही आएगा, ऐसा नहीं कि वो 1 रुपया देगी और 35 पैसा पहुँचेगा। थर्ड वन इज रिडक्शन इन लीकेज, यानी करप्शन से रिलेटेड है, करप्शन में कमी आएगी। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ह्यूमन कैपिटल इज ग्रोथ मल्टीप्लायर, इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ आउटकम्स, जॉब रिलेवेंट स्किल्स। ये सारी बातें थी इस काम से रिलेटेड। चैप्टर 2 है हमारा सेक्टरल इंजन्स ऑफ ग्रोथ। पहला है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। परफॉर्मेंस क्या है? स्टेबल कंट्रीब्यूटर डिस्पाइट क्लाइमेटिक स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर। यानी इन चीज़ों में स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ है। चैलेंजेस क्या है? तो स्मॉल लैंड होल्डिंग, क्लाइमेटिक चेंज, लो प्रोडक्टिविटी। यानी कि क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, कभी धूप कभी गर्मी, कभी सही वक्त पे ना होना मानसून का, ये सारी चीज़ें, प्लस लैंड्स होल्डिंग्स है, यानी कि जो फार्मर्स है उनके पास जो लैंड्स है वो बहुत छोटी है और प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इसके पीछे कारण हमारी टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। नेक्स्ट है पॉलिसी फोकस। पहला है डाइवर्सिफिकेशन, सेकेंड इज टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड थर्ड इज फूड सिक्योरिटी प्लस फार्मर इनकम। जैसा कि हम लोग ने अभी कहा कि एक
टेक्नोलॉजी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो उस पर ही बात किया गया है। इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड्स क्या है? मैन्युफैक्चरिंग गेनिंग मोमेंटम, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइविंग ग्रोथ, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ग्रो कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन मजबूत हो रहा है। PLI स्कीम, ये क्या है भाई? तो ये इनकरेज करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, इम्पोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करता है और एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? जॉब्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज सर्विस सेक्टर ग्रोथ इंजन, इसका हाईलाइट पढ़ेंगे सिर्फ। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू GDP, IT, फाइनेंस, बिजनेस, सर्विस, लीडिंग। ग्लोबल रोल क्या है भाई? तो इंडिया रिमेन्स कॉम्पिटिटिव है किस सेक्टर में? तो IT एक्सपोर्ट्स में, नॉलेज सर्विस में। एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर बात करें तो एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी, इंडस्ट्री जॉब एंड रेजिडेंस, एंड सर्विस ग्रोथ एंड फॉरेक्स। इस शॉर्ट में एग्ज़ाम के लिए था। थर्ड चैप्टर है हमारा इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड क्या देख रहे हैं हम लोग? कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिकवरिंग एंड गवर्नमेंट कैपेक्स इज द मेन ड्राइवर। व्हाट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी। व्हाट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फोकस एरिया ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका परिणाम क्या है? तो लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड हायर कॉम्पिटिटिवनेस। थर्ड वन इज क्लाइमेटिक चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन ग्रोथ स्ट्रैटेजी, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे कि हम लोग देख भी रहे हैं कि हमारे CNG बस, CNG व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। हाईटेक हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स, बाइक्स, कार्स और कितने ज़्यादा नंबर में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि ई व्हीकल्स है, ई बाइक्स है, ई ऑटो। ये सारे क्या है? एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन के पार्ट है। इंडियाज़ अप्रोच क्या है? तो डेवलपमेंट प्लस सस्टेनेबिलिटी है, ना कि ट्रेड ऑफ सिर्फ। एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करें तो कैपेक्स है लीड ग्रोथ मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट गोल्स इंटीग्रेटेड विथ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी एंड सोशल आउटकम्स चैप्टर। एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी, शिफ्ट टूवर्ड्स फॉर्मल जॉब्स, गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ग्रोइंग। इनइक्वालिटी क्या है? कंजप्शन इनइक्वालिटी, मॉडरेट रेट, टारगेटेड वेलफेयर हेल्प्ड वल्नरेबल सेक्शंस। ओवरऑल इकोनॉमी सर्वे में से देखें तो बिग पिक्चर है इंडिया ग्रोथ स्ट्रैटेजी रेस्ट ऑन व्हाट? 4 थिंग्स: ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेंथिंग, सेक्टरल बैलेंस, इन्वेस्टमेंट लीड एक्सपेंशन एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हमारे जो ह्यूमन है, जो पॉपुलेशन है, उन पे वर्क करना पहला काम। दूसरा काम हमारे सेक्टर को बैलेंस करना, मींस एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सब को बैलेंस करना। तीसरा इन्वेस्टमेंट को लाना, इन्वेस्टमेंट करना। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है। डाटा ट्रेंड, सेक्टरल कंट्रीब्यूटर, गवर्नमेंट स्कीम्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के लिए देखें तो ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ, लिंकेज, स्किल मैच एक्सेट्रा। और ऐसे के लिए देखें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड। यू कैन सी दिस। आई होप you like this video and helpful for your exams. So please subscribe our channel and like this video for daily current affairs in short but in depth analysis of editorials and articles of renowned newspapers. Thank you.